हाय एवरीवन। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है। देखो, जर्मनी जो था अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। अब जर्मनी जो था 20वीं शताब्दी की बात अगर हम करें, शुरुआती सालों में 20वीं शताब्दी के बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। एम्पायर का मतलब होता है जहाँ राजा का शासन हो, ऐसा वो साम्राज्य था। फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 के बीच में जो चली अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट द एलाइज, जो क्या जहाँ पे एलाइज पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। अब जर्मनी ने क्या किया था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 18 के बीच में। अलॉन्ग साइड मतलब क्या होता है, साथ साथ हम कह सकते हैं। किसके साथ उससे लड़ा था, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ। और किसके अगेंस्ट लड़ा था जर्मनी, एलाइज पावर के। एलाइज पावर में कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. अब जितने भी लोग, ये देश जो थे, सब जगहें जो थी, सब वॉर में जो सारी शक्तियाँ थी, ये सोचकर कूद पड़ी कि जल्दी ही उन्हें विजय मिल जाएगी और सभी को किसी ना किसी तरीके की फ़ायदे की उम्मीद थी ना, होपिंग टू गेन, है ना। तो सभी को होप थी कि हमें कोई ना कोई जो है इस वॉर से बड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। अब कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था, लिटिल डिड दे रियलाइज दैट मीन्स उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये युद्ध जो है, वॉर जो है, स्ट्रेच ऑन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। और धीरे धीरे इसने क्या किया, यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज थे, युद्ध हो रहा है तो खर्चे हो रहे हैं, उनके रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं, सारे के सारे उसको ड्रेन कर दिया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया, निचोड़ दिया बिल्कुल। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। ध्यान रखना इन दो जगहों के नाम। जब जर्मनी शुरुआत में लड़ रहा था तो उसकी फ़ायदे हो रहे थे, मतलब वो जीत रहा था, उसने फ्रांस और बेल्जियम पर भी कब्जा कर लिया, तो उसको शुरुआत में तो जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। देखो, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी को शुरुआत में बड़ी सफलताएं हासिल हुई, लेकिन हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन्ड बाय यूएस एंट्री इन 1917। अब 1917 में यूएस की एंट्री हो जाती है इस युद्ध में, और जब यूएस की एंट्री हो जाती है तो एलाइज जो पावर थी, जिनके खिलाफ ये लड़ रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये एक ग्रुप है एलाइज पावर का, इसमें आ जाता है इनके पास यूएस। और जब यूएस की एंट्री होती है तो ये पावरफुल बन जाते हैं। एंड वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918 इन 1918। तो आखिरकार नवंबर 1918 में, भाई जब एलाइज पावर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो फाइनली नवंबर 1918 में तो उन्होंने सेंट्रल पावर्स को कहीं ना कहीं हरा दिया और जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, डिफीट कर दिया था जर्मनी को एंड सेंट्रल पावर्स को। कब, नवंबर 1918 में। 1917 में यूएस आता है, यूएस की एंट्री होती है एलाइज पावर के साथ। एलाइज पावर अब हो जाता है पावरफुल और जर्मनी जो होता है वो हार जाता है, सेंट्रल पावर्स भी हार जाती हैं। राइट, क्लियर है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, डिफीट होती है, हार हो जाती है इंपीरियल जर्मनी की। जो साम्राज्यवादी जर्मनी है, जहाँ पर साम्राज्य था राजा का, वो तो हार जाते हैं, है ना। साम्राज्यवादी जर्मनी का तो पराजय हो जाता है, और सम्राट जो होता है, एम्परर जो होता है, वो एब्डिकेशन होता है उसका, यानी कि उसका पद त्याग हो जाता है। वहाँ की जो संसदीय पार्टी थी, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी वहाँ पे, उनको इस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिकास्ट करने की जर्मन की पॉलिटी को, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका मिल जाता है कि अब जो जैसे चल रहा था, राजा का शासन चल रहा था, राजा के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, हम इसको चेंज करेंगे, अब इसको एक नए सांचे में डालेंगे। ये मौका किसको मिल जाता है, पार्लियामेंट्री पार्टीज को मिल जाता है। अ नेशनल असेंबली मैट एट वाइमर एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक नेशनल असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली जो होती है वो मिलती है वाइमर जगह पर। नेशनल असेंबली कहाँ मिलती है, वाइमर में। और एक राष्ट्रीय सभा बुलाई जाती है विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक राष्ट्रीय सभा बुलाई जाती है, वहाँ पे एक बैठक बुलाई जाती है, एस्टैब्लिश किया जाता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया जाता है, जहाँ लोकतंत्र हो, लोगों का अधिकार हो, ऐसा संविधान बनाया जाता है फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फेडरल स्ट्रक्चर में पावर्स बटी हुई होती हैं बेसिकली। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइखस्टाग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नई व्यवस्था इन्होंने बनाई होती है उसमें जर्मन संसद, जिसको हम बोलते हैं, जर्मन संसद का नाम है राइखस्टाग। जर्मन संसद को क्या बोलते हैं, राइखस्टाग। ये पूछा जाता है, राइखस्टाग। उसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगता है कि भाई जर्मन संसद का सदस्य बनने के लिए चुनाव होते हैं,
ठीक है। और ये चुनाव कैसे होते हैं, सारे लोगों को, जितने भी वयस्क नागरिक थे, इक्वल यूनिवर्सल वोट्स मिलते हैं, मतलब कि आपको अधिकार है, आप लड़का या लड़की हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसके लिए वोट डाल सकते हैं। जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटॉग के लिए डेपुटीज़ का जो है चुनाव होना था, डेपुटीज़ वर नाउ इलेक्टेड, उनका इलेक्शन किया जाना था, ठीक है। कौन से बेसिस पर, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स के आधार पर, जो कि ऑल एडल्ट, जिसमें कि वुमेन भी शामिल थी, सबको अधिकार था, मताधिकार था। दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। लेकिन ये जो रिपब्लिक ढांचा इन्होंने बनाया था ना, ये जर्मनी के लोगों को ही अच्छा नहीं लगता, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसकी वजह ये थी कि पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी जो था उसको पराजय मिली थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार जाता है, और जो विजयी देश होते हैं, जो लोग जीते होते हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे शर्तें थोप दी होती हैं। द पीस ट्रीटी एट वर्साइलेस, जिसे हम हिंदी में वर्साई बोलते हैं, विद द एलाइज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब जो जर्मनी में संधि हुई वो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए कठोर थी, बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी, ठीक है। एलाइज पावर के साथ वर्साई में एक संधि होती है, बैठते हैं, जब हार जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं। अब ये कर दिया जाता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग जो है वो शर्तें थोप दी जाती हैं। अब इस शर्तों में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब यहाँ पर जर्मनी जो होते हैं अपने सारे उपनिवेश, जो कॉलोनीज, जैसे आप ब्रिटेन की कॉलोनी थी ना इंडिया, तो ऐसे ही जर्मनी की भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, समुद्र पार कॉलोनीज थी, वो उसके हाथ से चली जाती है। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 10% उसकी पॉपुलेशन चली जाती है। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% उसका भूभाग चला जाता है, यानी लैंड चली जाती है। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% उसका जो आयरन का भंडार होता है, लोहे का भंडार होता है, वो उसके हाथ से चला जाता है। एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। 26% जो कोयला है, यानी 75% लोह भंडार और 26% जो कोयला था उसका पूरा भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले उसे करना पड़ जाता है। ये शर्तें उस पर लद दी जाती हैं। द अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब यहाँ एलाइड पावर्स ने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड भी कर दिया। बेसिकली क्या किया, यहाँ पे जर्मनी में जो भी उनके पास सेना थी उसको भी भंग कर दिया, क्या आप सेना नहीं रख सकते इतनी। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। अब ये जो वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी हिंदी में बोलेंगे इसे युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, इनके ऊपर लगा दिया गया कि आप ही कारण है युद्ध का। जर्मनी को कहा गया आप कारण थे युद्ध का, तो वॉर गिल्ट क्लॉज इनके लगाया गया। इसके तहत युद्ध के कारण जितनी भी तबाही हुई, जितने भी वॉर के कारण डैमेजेस हुए, तो उनको कहा गया कि ये आपके कारण है, आप इन लोगों को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया अलाइड पावर ने। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। अब जब ठहराया गया है ना कि भाई आपकी वजह से हुआ है, तो इनको कंपनसेशन देना पड़ा, लगभग 6 अरब पौंड का। 6 अरब पौंड बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना पैसा इसके एवज में इनसे मांग लिया गया। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। अब राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर जो मित्र राष्ट्र थे उन्हीं का कब्जा रहा। जो राइनलैंड जगह थी वो बहुत रिसोर्स रिच थी, लेकिन उस पर भी क्या किया, 20 के दशक की बात चल रही है, 1920s की बात चल रही है, उस समय जो है मित्र राष्ट्रों ने, जो अलाइज पावर थे, उन्होंने कब्जा करके रखा। एंड मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू एम्पायर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइज। तो क्या होता है, जो वर्साई में इतना अपमान हुआ है ना, वाइमर रिपब्लिक, बहुत सारे जो जर्मन के लोग थे वो न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में जो इतना अपमान हुआ उसके लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बने तो बड़े अच्छे के लिए थे, लेकिन पब्लिक को ही ये बुरे लगने लगे, पब्लिक ने ही स्वीकार नहीं किया। अब आगे का पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।